Hi everyone, welcome to Vidyasagar online classes. I am Amrita, today going to teach you science. So before we start our topic, I would like to thank all the subscribers, viewers who watching our channel continuously. Thank you so much for your support. Thank you and ऐसे ही आप लोग लाइक और शेयर हमारे चैनल को करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट एंड टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन. सो टर्म इवोल्यूशन पहले स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से आया है, कौन लाया है, किसने दिया ये टॉपिक को, क्या रीजंस था ये टॉपिक आने का, है ना, ये टर्म क्या है, ये इसको एक हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. तो द टर्म इवोल्यूशन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन ने इस टर्म को दिया था और ये इसमें उन्होंने ये बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा और फौना के बीच में क्या क्या वेरिएशंस हैं. उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि फ्लोरा एंड फौना में बहुत सारे वेरिएशंस हैं. तो उन्होंने जब वो 22 इयर्स के थे तो उन्होंने एक यात्रा पे निकले, समुद्री यात्रा पे निकले. और ये यात्रा कब उन्होंने स्टार्ट किया था? 1831 में उन्होंने ये यात्रा शुरू किया था और ये यात्रा कम से कम 5 साल तक उन्होंने किया. और ये यात्रा उन्होंने कहाँ किया था? पैसिफिक ओशन के आइलैंड में किया था. उस आइलैंड का नाम था गलापागस आइलैंड का नाम है, जहाँ पे उन्होंने फ्लोरा एंड फौना का स्टडी किया था. फ्लोरा स्टडी अबाउट द प्लांट एंड फौना स्टडी अबाउट द एनिमल्स. तो जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने ये देखा कि फॉसिल्स एंड स्पेसिमेंस का कुछ उन्होंने स्टडी किया था. जब फॉसिल्स और स्पेसिमेंस के कुछ उन्होंने स्टडी जब किया तो उन्होंने ये देखा कि पास्ट और प्रेजेंट के ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे वेरिएशंस है. उन्होंने बहुत सारे वेरिएशंस देखा. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने देखा कि एमाडिलस एक ऑर्गेनिज्म है जो रैट जैसे दिखता है. उस रैट नहीं है वो, एक्चुअली रैट जैसा दिखता है. तो वो एमाडिलस क्या है, वो थोड़ा सा उसका बॉडी स्ट्रक्चर हेयरी है, फुल ऑफ फेदर्स रहते हैं उसके शरीर में, ठीक है. तो वो जो एमाडिलस है, पास्ट में उन्होंने देखा कि पास्ट टाइम में वो उनका जो शरीर था, एमाडिलस का जो शरीर होता था वो थोड़ा बड़ा होता था साइज में, तो लार्ज इन साइज रहते थे. लेकिन प्रेजेंट जब उनका नेक्स्ट जनरेशन एमाडिलस का जब नेक्स्ट जनरेशन उन्होंने देखा तो उन्होंने ये देखा कि एमाडिलस का साइज छोटे हैं. तो ये उन्होंने एक वेरिएशन देखा उनके स्टडी के दौरान. तो वो क्या किए, यही सब को जब सर्च कर रहे थे, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना का जब बहुत सारा उन्होंने स्टडी किया डिटेल में, तो उन्होंने एक बुक लिखा था. उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. इस बुक को उन्होंने 1859 में लिखा था. 1859 में उन्होंने मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखना तो बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन पब्लिश उन्होंने 1859 में किया था. 24 नवंबर 1859. ये डेट आप लोग याद रख सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा आगे. सो चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक लिखा था. बुक कब पब्लिश हुआ था? 1859 में. और उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी थी? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन एंड द थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सेलेक्शन. तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जैसे कि हमको पता है बेसिकली रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल. तो ये पेरेंट सेल है. पेरेंट सेल से जब ऑफस्प्रिंग आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं बता रही हूँ आप लोगों को. ये पेरेंट सेल है, ठीक है. पेरेंट सेल से जब ऑफस्प्रिंग निकलते हैं तो these are the offspring. ठीक, ये पेरेंट सेल है और ये 2 ऑफस्प्रिंग है उसके, ठीक है.
तो इसमें कहने का क्या मतलब हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग आते हैं तो पेरेंट सेल के मतलब कुछ कैरेक्टर्स मतलब 50% ही सेम होते हैं, बाकी 50% सेम नहीं होते हैं। तो 40 to 50% ही उन लोग एक दूसरे से मैच करते हैं, है ना, मतलब एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं, बट 50% उनका अलग रहता है ऑफस्प्रिंग का। तो ये क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है कि वेरिएशन हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन हो रहा है। सिर्फ 50% कैरेक्टर पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग में आता है, 50% पेरेंट्स का नहीं रहता, ठीक है, पेरेंट सेल का नहीं रहता। तो इसमें क्या हम एक वेरिएशन देख रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हम ऑफस्प्रिंग और पेरेंट सेल में क्या देख रहे हैं, वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है। सेम फिर ए सेक्शन में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, पेरेंट सेल है, अब पेरेंट सेल से जब ऑफस्प्रिंग आते हैं तो ये ऑफस्प्रिंग एज इट इज पेरेंट सेल से क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक ऑफस्प्रिंग जो आ रहा है वो क्या रहेगा, डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल में पेरेंट सेल के हूबहू ऑफस्प्रिंग आ रहा है, ठीक है। अब एक चेंज क्यों हो रहा है, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा है, यहाँ पे इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ड्यू टू सम डीएनए एरर्स के कारण, है ना, डीएनए एरर्स के कारण यहाँ का ऑफस्प्रिंग क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल में पेरेंट से ओनली 50% कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग ले रहा है, ए सेक्सुअल में ऑलमोस्ट पूरा 100 का 100% ऑफस्प्रिंग को आता है, बट कभी कभी, हमेशा नहीं, बहुत रेयर केस में देखा जाता है कि ए सेक्सुअल में क्या होता है, कुछ डीएनए एरर्स के कारण ऑफस्प्रिंग चेंज हो जाता है। सो इवोल्यूशन में आपने देखा कि 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है, जिसमें पेरेंट सेल से 50% कैरेक्टर से ऑफस्प्रिंग में जाता है, और एसेक्सुअल में क्या होता है, ऑलमोस्ट 100% पूरा जाता है, बट इन सम केसेस क्या होता है, फिर पूरा कुछ एरर्स आने के कारण पेरेंट्स के 100% सेल्स ऑफस्प्रिंग में नहीं जाके एरर्स के कारण चेंज हो जाता है, तो 50-40% ही ऑफस्प्रिंग में आता है, बाकी फिर पूरा चेंज हो जाता है। सेक्सुअल में होता है, बहुत कम होता है, रेयर केसेस में ही डीएनए एरर्स के कारण ऐसा होता है, नहीं तो मोस्टली क्या होता है, एसेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग का जो पेरेंट सेल और ऑफस्प्रिंग ऑलमोस्ट उनके सेम रहते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इवोल्यूशन का अपन सिंपल टर्म में डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होगा, इवोल्यूशन मींस वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। इवोल्यूशन मींस वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जो भी वेरिएशन रिप्रोडक्शन के दौरान हो रहा है वो क्या होता है, इवोल्यूशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। स्पीसीज शोज वेरिएशन, स्पीसीज शोज वेरिएशन, आप लोग पॉइंट्स लिख के पढ़ सकते हैं ताकि आपको हमेशा ये चीज याद रहेगा। नेक्स्ट है कंपटीशन within species for food, water, land, etc. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द बेटर एडेप्टेशन, the better adapted member will survive in the nature. And fourth point है this
survivors will these survivors pass their better gene to their offspring. देख लीजिए, मैं एक दो पॉइंट पढ़ लेती फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। स्पीसीज शोज वेरिएशन, स्पीसीज में वेरिएशंस हमको दिखेगा, है ना। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा, वेरिएशंस होगा। नेक्स्ट क्या है, इनके बीच में कंपटीशन भी होगा, स्पीसीज के बीच में क्या कंपटीशन होगा, टफ कंपटीशन होगा, किस किस को लेकर, फूड को लेकर, वाटर को लेकर, लैंड को लेकर, है ना। और ये मोस्टली हैबिटेट को ही लेकर उनके बीच में क्या होगा, फाइट होता है, कंपटीशन होता है। अब इस में जो अच्छे से सर्वाइव कर पाता है वो ही आगे चल के सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द बेटर एडेप्टेड मेंबर्स विल सर्वाइव इन द नेचर। जो बेटर एडेप्ट करता है नेचर को, जो बहुत ज्यादा अच्छे से एडेप्ट करता है उस नेचर के अकॉर्डिंग, वो अपने आप को अच्छे से ढाल लेता है, तो वो ही क्या होता है, अच्छा सर्वाइवर होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट भी बोलते हैं, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सर्वाइवर्स पास देयर बेटर जीन टू देयर ऑफस्प्रिंग। और ये जो सर्वाइवर्स है अपने जीन को अपने ऑफस्प्रिंग में पास करते हैं, तो उनके ऑफस्प्रिंग उनसे भी बेस्ट आते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव मोर, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव मोर। जो ज्यादा अच्छा है, मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जो अपने आप को बहुत अच्छे से नेचर में अडेप्ट करेगा वो तो स्ट्रॉन्गर है ही, लेकिन जो उससे वीकर रहेगा वो क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं उनका जो प्रजाति है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं इसी पॉइंट पे लूंगी, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव मोर और वीकर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एक एग्जांपल मैं बताऊंगी, ईगल वर्सेस स्पैरो। अगर हम स्ट्रॉन्गर एंड वीक का बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्गर कौन हुआ, ईगल, और वीक कौन हुआ, स्पैरो, ठीक है। तो ईगल क्या करेगा, एज अ फूड हमेशा किसको अटैक करेगा, स्पैरो को अटैक करेगा। जब एज अ फूड वो स्पैरो को खा लेता है तो स्पैरो के नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल से बात है, दिख रहा है कि वो स्ट्रॉन्गर है, वो स्पैरो को मार रहा है, एज अ फूड वो खा ले रहा है, तो क्या हो रहा है, वीकर ऑर्गेनिजम्स क्या सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट में, और जो स्ट्रॉन्गर है वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने जनरेशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उनके जो ऑफस्प्रिंग रहते हैं फिर उनसे भी स्ट्रॉन्गर रहते हैं। तो स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है बेटर एडेप्टेशन, द बेटर एडेप्टेड मेंबर विल सर्वाइव इन द नेचर। इसका एक पॉइंट, इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी। इंग्लैंड में क्या हुआ था, जब इंडस्ट्रीज नहीं थे तो व्हाइट मॉथ्स बहुत पाए जाते थे। व्हाइट मॉथ्स, एक मॉथ्स मतलब बटरफ्लाई जैसा रहता है, इंसेक्ट है वो, ठीक है, बटरफ्लाई जैसा दिखता है। तो व्हाइट मॉथ्स बहुत रहते थे, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही हुआ, वहां पे जैसे इंडस्ट्रीज बनने लग गई, तो एयर पोल्यूशन के कारण क्या हुआ, व्हाइट मॉथ कम हो गए, वो अपने आप को वहां पे अडेप्ट नहीं कर पाए और वहां ना सर्वाइव कर सके। तो वो व्हाइट मॉथ का जो प्रजाति है, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गया था, कम हो गया था। व्हाइट मॉथ कम हुआ, और अब क्या हुआ, इसमें वेरिएशंस आ गया। व्हाइट की जगह क्या हो गया, व्हाइट मॉथ से ब्लैक मॉथ्स आने लग गए, और इनका व्हाइट मॉथ्स का पूरा जनरेशन खत्म हो गया, और अब क्या आने लग गए थे, ब्लैक मॉथ्स आने लग गए थे। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन फिर किसकी ज्यादा हो गई, ब्लैक मॉथ्स की, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल था नेचुरल सिलेक्शन का। तो कहने का सिंपल वही मतलब है कि जो अपने आप को नेचर में ढाल लेता है, नेचर को अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लेता है, वो ही ज्यादा सर्वाइव कर सकता है, वो ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहलाता है। बट जो नेचर को अडेप्ट नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसका कहीं ना कहीं प्रजाति विलुप्त हो जाती है, और फिर उनका नामो निशान हट जाता है, मिट जाता है हमेशा के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट अपना द थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल सिलेक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, द थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम ब्रीड को सेलेक्ट करते हैं, हमको जो ब्रीड अच्छा लगता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसका क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग करवाने से उसके जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो बेटर आते हैं, और वो क्या होता है, उसका जो भी हम लाइक काऊ का करा रहे हैं तो क्या, काऊ का जब ब्रीडिंग हम कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, काऊ से हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है ना। तो मिल्क का प्रोडक्शन क्या मिलेगा, हमको ज्यादा मिलेगा। मोस्टली काउज में, हैंस में, है ना, शिप में ये सब का ब्रीडिंग ज्यादा कराया जाता है, ताकि इससे जो भी हमको फायदा हो रहा है हमको ज्यादा हो, है ना। तो अभी मैं उसको एक डिटेल में आपको बताती हूँ। आर्टिफिशियल सिलेक्शन को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रीडिंग हमारे अकॉर्डिंग होता है ना, हम जैसे करवाना चाहे वैसे करा के हम उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। इसमें क्या होता है, इंटेंशनल ब्रीड लेते हैं हम, जिसको भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम काऊ की बात करते हैं, इंटेंशनल ब्रीड सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। काऊ लिया है हमने, उसमें हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराएंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग होगा, ठीक है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद इंटेंशनल ब्रीड, इंडिविजुअल काऊ मान लीजिए, है ना, सेलेक्टिव ब्रीड, ठीक है, सेलेक्टिव ब्रीड एंड देन डिजायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, इंटेंशनल ब्रीड, हम ब्रीड अपने अकॉर्डिंग लेंगे, है ना। सपोज हमने काऊ लिया, काऊ क्यों ले रहे, जैसे कोई काऊ है फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा दूध दे रहा है, ठीक है, काऊ है बहुत अच्छा दूध देता है, बहुत ज्यादा दूध दे रहा है बाकी काउस के कंपैरिजन में, कोई काऊ है बहुत अच्छा दूध दे रहा है, तो हमको उसके और भी कॉपीज चाहिए, और भी ऑफस्प्रिंग चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रीड कराएंगे, किससे, बुल से कराएंगे, है ना। तो बुल भी कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, जो फिट हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, है ना, मतलब उसको कोई मतलब लाइक बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई अदर डिजीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज हम देखते हैं, ठीक है। तो बुल भी क्या होना चाहिए, मतलब फिजिकली स्ट्रांग, फिट होना चाहिए, ठीक है। तो जब बुल और काऊ का हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, है ना, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराएंगे, तो हमको क्या होगा, डिजायर्ड कैरेक्टर्स मिलेगा। हम क्या चाह रहे थे, हमको ऑफस्प्रिंग कैसा चाहिए, फिटेस्ट चाहिए एंड अच्छा मिल्क प्रोडक्शन, मतलब मिल्क प्रोड्यूस करने वाला काऊ चाहिए, है ना। अगर बुल भी आता है तो नो प्रॉब्लम, वो तो फिट रहेगा, फिर वो बाकी किसी अदर काम के लिए यूज हो जाएगा। तो क्या होता है, हमको डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ये हम अपने हिसाब से ब्रीड को सेलेक्ट करते हैं और उनके बीच में ब्रीडिंग करा के हम उनसे मतलब हम और भी उनसे अच्छा प्रोडक्शन करवाने के लिए क्या करते हैं, हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वी सेलेक्ट द ब्रीड फॉर ब्रीडिंग एंड वी गेट डिजायर्ड कैरेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट, ये तो एनिमल्स का एग्जांपल हो गया था, अब हम प्लांट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्लांट में भी बहुत सारे फार्मर्स करते हैं, मोस्टली सेलेक्टिव ब्रीडिंग एग्रीकल्चर में ज्यादा यूज होने लगा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स के प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल है लाइक मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। अब सोच लीजिए इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ओके, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन हो रहा है और इसका
बहुत अच्छा इसका जो क्रॉप मतलब जो ईल्ड है बहुत अच्छा दे रहा है ना। तो मस्टर्ड प्लांट ले लिए, एक हेल्दी प्लांट ले लिया हमने, है ना। अब इसका जो एक आधा प्लांट ले लेंगे, हो सकता है इसका ये वायरस रेजिस्टेंस होगा, कोई प्लांट जो वायरस रेजिस्टेंस है, जिसमें जल्दी से कोई डिजीज नहीं होते, है ना, वायरस रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या हो रहा है, मस्टर्ड प्लांट पे ये बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है अपना जो भी फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, मतलब इसका एक हेल्दी प्लांट है ना, बहुत अच्छा क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है। और ये वायरस रेजिस्टेंस है, ये हेल्दी, ये ऐसा प्लांट है जिसमें जल्दी से वायरस या कुछ प्लांट डिजीज नहीं होते हैं। अगर अब इनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, है ना, क्रॉस ब्रीडिंग अगर इनके बीच में होता है तो हमको जो मिलेगा वो क्या रहेगा, जो भी प्लांट हमको इसके आगे मिलता है वो क्या रहेगा, वायरस रेजिस्टेंस रहेगा, वायरस रेजिस्टेंट रहेगा, प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, हाई प्रोडक्टिविटी, इसकी हाई प्रोडक्टिविटी है और इसका क्या वायरस रेजिस्टेंस है। जब दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वायरस रेजिस्टेंस प्लस हाई प्रोडक्टिविटी प्लांट मिलेगा, हाई प्रोडक्टिविटी। सो ये मोस्टली प्लांट्स में होता है जहां पे एक हेल्दी प्लांट को लेके कुछ और हेल्दी प्लांट को लेके क्रॉस कराया जाता है और उससे आने वाले प्लांट्स में और उससे भी बेस्ट प्रोडक्टिविटी, उससे भी अच्छा कल्टीवेशन हमको मिलता है। ठीक है, इसको कल्टीवेशन प्रोसेस भी बोलते हैं या कल्टीवेशन ब्रीड भी बोलते हैं। सो हमने क्या क्या पढ़ा, इवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं। ठीक है, अब हम और ये था द थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी बोलते हैं। प्लांट का भी मैंने एग्जांपल दिया है और एक एनिमल्स का भी एग्जांपल दिया है। आप लोग इसको एक बार बहुत केयरफुली पढ़िए, आपको जरूर ये टॉपिक समझ में आएगा। और ऑलमोस्ट हमने कोशिश किया था कि पूरा टॉपिक इसमें क्या कवर हो जाए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन। अब हम ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बार ये बता देती हूँ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन डार्विन ने नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम सीजी बोर्ड 10th क्लास का बुक फॉलो करके पढ़ा रहे हैं और उसी के हिसाब से कंटेंट रेडी कर रहे हैं ताकि सीजी बोर्ड के बच्चों का हेल्पफुल रहेगा, तो उस बुक में आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में भी आप लोगों को बता दी हूँ। इवोल्यूशन में ये है एक थ्योरी, है ना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके, लेकिन इसको डार्विन ने नहीं दिया था, इसको अबू रायन ने दिया था। आप साइंटिस्ट का नाम याद रखिए ताकि आपको याद मतलब काम आ सकेगा, अबू रायन। ठीक है, अबू रायन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन को दिया था। ठीक है, डिस्कवर किया। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। डार्विन ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, है ना, तो अभी तक हमने जो जितना भी पढ़ा है उसके एग्जांपल्स भी हम ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं। जो भी हमने पढ़ा था एमेडिलस के बारे में, ठीक है, एमेडिलस पढ़े थे और इससे पहले क्या पढ़े थे, और लाइक अभी और अब जैसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो सबका जो जो उन्होंने अभी जो भी पढ़ाई आपको, जैसे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन का जो एग्जांपल दी थी, है ना, नेचुरल सिलेक्शंस में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिकवर फिर से एक बार कर लेते हैं। मॉथ्स का पढ़े थी, मैं आपको एग्जांपल दी थी, मॉथ, एमेडिलस, ये सब एग्जांपल्स हम ऑब्जर्वेशंस में भी लिख सकते हैं। पॉइंट लिखना रहेगा उसमें ऑब्जर्वेशन में कि डार्विन ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया था, तो हम उसमें मॉथ्स के बारे में, है ना, और एमेडिलस के बारे में लिख सकते हैं। फॉसिल्स और स्पेसिमेंस के बारे में भी उसमें लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट है फिंचेस। ये एक बर्ड का नाम है फिंचेस। ठीक है, ये बर्ड स्पैरो जैसे दिखता है, दिखने में बिल्कुल स्पैरो जैसे दिखता है बट स्पैरो नहीं है। ये बर्ड्स गैलापागोस आइलैंड्स में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब फिंचेस में क्या हुआ था, स्पैरो जैसे दिखता है। जब डार्विन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि फिंचेस जो है
उसकी प्रजाति उस टाइम बहुत कम थी, बहुत कम प्रजाति थी उस आइलैंड में, और उन्होंने फिंचेस को ही बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया था, क्योंकि उन्होंने इसके हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करके ही बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। वेरिएशंस क्या क्या इनमें आया वो सब उन्होंने बुक में ही लिखा है। तो फिंचेस क्या था, उस समय बहुत कम थे, उसकी प्रजाति बहुत कम थी वहाँ आइलैंड में, ठीक है। तो फिंचेस धीरे धीरे क्या हुए, अलग अलग आइलैंड में चले गए। क्यों चले गए, जिस आइलैंड में उन्होंने रहते थे गलापागोस में, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता था। प्रॉपर फूड नहीं मिलने के कारण, अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं हो पा रहे थे, उस इन्वायरमेंट को ठीक से वो लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो फिंचेस की जो प्रजाति थी वो अलग अलग आइलैंड में चले गई। वहाँ पे कम से कम 5 आइलैंड थे आसपास में। तो हर फिंचेस अलग अलग आइलैंड में चले गए। जब फिंचेस अलग अलग आइलैंड्स में चले गए तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उनको खाना तो मिला, बट सबको अलग अलग खाना मिलता था। कैसे, कोई प्लांट से फ्रूट और नट्स तोड़ के खा रहा है, मतलब है ना, चोंच रहते थे उनके, तो कोई उससे फ्रूट और नट खा रहा है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा रहा है, मट्टी में से इंसेक्ट्स निकाल के खा रहा है। कोई लिविंग वाटर एनिमल्स खा रहा है, एक्वेटिक एनिमल्स खा रहा है, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो हर फिंचेस को अलग अलग फूड मिलने लग गए, और अलग अलग फूड मिलने के कारण इनके बीक में वेरिएशन आ गया। बीक्स में जो इनके चोंच होती है उसमें वेरिएशन आ गए। किसी का बीक लार्ज रहता था, किसी का शॉर्ट रहता था, ठीक है, किसी का एकदम पॉइंटेड रहता था, तो किसी का बिना पॉइंटेड नहीं रहता था, ठीक है। तो इनके बीक्स में वेरिएशंस आ गए, किसी का बहुत शार्प है ना, पॉइंटेड, तो किसी का नहीं, ऐसा कुछ कुछ वेरिएशंस आया। और फिंचेस का उन्होंने देखा कि उस टाइम जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो फिंचेस की प्रजाति तो बहुत कम थी, लेकिन बाद में जब उसको उन्होंने कुछ सालों के बाद देखा तो फिंचेस की प्रजाति कम से कम 14 वैरायटीज की उन्होंने देखा, ठीक है। कुछ साल में ही वो इतना अच्छा प्रोड्यूस कर गए, है ना, उनके ऑफस्प्रिंग्स आने लग गए और बहुत सारे वैरायटीज उनको देखने को मिला। कम से कम 14 वैरायटीज ऑफ फिंचेस उन्होंने देखा। तो ये भी एक एग्जांपल है ना, इवोल्यूशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है वेरिएशन का, है ना। वेरिएशन चेंजेस जो हुआ है, तो बीक्स में चेंजेस हुआ, इनके विंग्स में चेंजेस हुआ, कलर्स में चेंजेस हुए, ठीक है। ये सारे बहुत सारे चेंजेस हमने देखा। तो फिंचेस में एक चीज ये था, हर फिंचेस तो अलग अलग थे। फिंचेस में 14 वैरायटीज है, ठीक है, लेकिन ये सब में कॉमन क्या था, होमोलोगस कैरेक्टर। होमोलोगस कैरेक्टर क्या होता है, ये एक नया टर्म है, ये क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। होमोलोगस कैरेक्टर फिंचेस में देखा गया, सारे फिंचेस में 14 वैरायटीज ऑफ फिंचेस थे। मतलब सोच लीजिए कितना पॉपुलेशन ऑफ फिंचेस बड़ा है ना। तो इसमें होमोलोगस कैरेक्टर सब में कॉमन था। होमोलोगस कैरेक्टर, होमोलोगस कैरेक्टर्स मतलब जो हमको एंसेस्टर्स से मिलते हैं, एंसेस्टर्स से मिलते हैं। तो एंसेस्टर्स से हमको कुछ कैरेक्टर्स मिले, मतलब फिंचेस को कुछ कैरेक्टर्स मिले। वो क्या क्या थे, विंग्स, तो 14 वैरायटीज ऑफ फिंचेस सभी के विंग्स थे, पंख थे, ठीक है, फीट थे। और उनका एंसेस्टर से उनको मतलब लाइक स्ट्रक्चर बॉडी का, स्ट्रक्चरल बॉडी शेप क्या है, सभी के सेम थे। फिजिकली अपीयरेंस जो होता है ना वो सभी का सेम था। तो ये सब कहाँ से उनको आया था, उनके एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उनके एंसेस्टर्स से उनको ये सब मिला। तो वो जो हमको एंसेस्टर्स से मिलते हैं, है ना, वो क्या होता है, होमोलोगस कैरेक्टर होता है। तो होमोलोगस कैरेक्टर बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस या बॉडी स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है, ठीक है। तो फिंचेस में जैसे मैंने बता दिया, उनके सबके विंग्स, सभी के विंग्स थे, सभी के फीट थे। तो ये कॉमन कैरेक्टर था जो सभी में सेम था। अब होमोलोगस वर्ड जब आया है तो इसका एक और एक वर्ड रहता है, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो होता है एनालोगस, ठीक है। ये टर्म भी आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये वर्ड्स क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लेने से क्या है, हमको पता रहेगा कि वर्ड्स क्या है, क्यों यूज होता है, एग्जैक्टली किसे बोलते हैं। एनालोगस कैरेक्टर, एनालोगस कैरेक्टर में क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शंस बट इवॉल्व सेपरेटली। क्या होता है इसमें, ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स सेम होते हैं, उनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, बट वो इवॉल्व सेपरेटली होते हैं। अब एग्जांपल जैसे मैं बता रही हूँ, बर्ड्स और बैट। अगर बर्ड्स और बैट की मैं बात करूँ, बैट चमगादड़, बर्ड्स तो आप लोगों को पता है चिड़िया और सब जो भी आते हैं ना, स्पीसीज। तो एनालोगस कैरेक्टर में क्या हो रहा था,
अब देखा जाए तो बर्ड और बैट का दोनों का विंग्स होता है, दोनों उड़ते हैं, ये तो बताया। सेम स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शन, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है, फंक्शंस भी वो लोग सेम करते हैं, ठीक है। लेकिन इवॉल्व सेपरेटली है। कैसे इवॉल्व सेपरेटली है? बर्ड्स कहाँ रहता है? मोस्टली नेस्ट में रहता है, वो घर बना के रहता है, ठीक है, नेस्ट में रहता है। लेकिन बैट्स क्या रहते हैं? वो आपको बहुत कई बिल्डिंग्स में उल्टे लटके हुए भी मिलेंगे, कुछ प्लांट्स में लटके हुए मिलेंगे, और वो मोस्टली रात में ज़्यादा घूमते हैं, मतलब ज़्यादा उड़ना है ना, ज़्यादा रात में वो लोग मूव होते हैं इधर से उधर। बट बर्ड्स क्या है? दिन में निकलते हैं और रात में रेस्ट करते हैं, है ना। तो ये लोग का अपीयरेंस जो है ना, मतलब इवॉल्व सेपरेटली, ये लोग क्या है, सेपरेटली, इनका हर चीज अलग अलग है, हैबिटेट अलग है, खाना अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन इनका क्या कॉमन है? स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड सम सिमिलर फंक्शंस ऑफ दैट बॉडी, है ना, दैट बॉडी पार्ट्स, ये सब क्या है? सिमिलर है, बट इवॉल्व क्या हो रहे हैं? अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। तो एनालॉगस कैरेक्टर क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ऑर्गेनिज्म विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन बट इवॉल्व सेपरेटली, ठीक है। तो बर्ड्स और बैट का मैंने एक एग्जांपल दे दिया। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं फिश एंड पेंगुइन का। तो देखिए, फिश पानी में तैरने के लिए किससे तैरता है? फिन्स से। फिन्स, है ना, फिन्स होते हैं, फिश का जो रहता है फिन्स, ठीक है। पेंगुइन का क्या रहता है? फिन्स को ही फ्लिपर्स बोला जाता है, ठीक है, पेंगुइन का फ्लिपर्स, ठीक है। अब पानी में जो फिश है वो तैरने के लिए फिन्स का यूज करता है अपने, और जो पेंगुइन है वो फ्लिपर्स का यूज करता है, लेकिन दोनों के पास फिन्स है ना। ये फिन्स के स्ट्रक्चर दोनों का मोस्ट सेम है ना, फिन दोनों के पास है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? इवॉल्व सेपरेटली है, एक पानी में रह रहा है, एक कहाँ रह रहा है? स्नो में रह रहा है, ठीक है। तो इन लोगों का क्या है? इवोल्यूशन, मतलब इनका जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है, लेकिन जो बॉडी पार्ट है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, फंक्शन भी सेम कर रहा है, बट इवॉल्व क्या हो रहे हैं? सेपरेटली हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है, ऑलमोस्ट मैंने इस टॉपिक पे पूरा कवर किया है ना, पूरा टॉपिक्स कवर किया है। देन ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक छूटे हैं या समथिंग, कुछ भी आपको इश्यू रहेगा, डाउट रहेगा, तो प्लीज कमेंट करिएगा, है ना। कमेंट करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि हमको और क्या इम्प्रूव करना और क्या बताना है। अगर ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को तो प्लीज सजेशन दीजिए, कमेंट करिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने टॉपिक को बहुत शॉर्ट करके बताया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, है ना। समझना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो बुक में जो चैप्टर्स थे कम से कम 4 या 5 पेज के थे, बट मैंने इसको बहुत ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे और आप इसको एक स्टोरी की तरह याद रखो, ताकि कभी भूलोगे नहीं, है ना। भूलोगे नहीं तो क्या, कभी भी आपको ये हेल्पफुल हो सकता है इन फ्यूचर भी। अगर कोई बायोलॉजी लेके आगे पढ़ना चाहेगा तो डेफिनेटली उनको ये सब चीज हेल्प होगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो भी डाउट्स है, कुछ भी कमेंट्स करना है, सजेशन का, तो प्लीज करिएगा, ताकि हमको पता चले कि और क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या कैसे और हमको बेटर करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।